शोरगुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा मेरी जान। मैं हूंगी, तू होगा, और होगा खामोश आसमां। शोरगुल नहीं होगा। शोरगुल को आपके सबसे कम आके गए गीतों में से एक माना जाता है। इस गीत से जुड़ी कुछ विशेष बातें जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ये मेरी फिल्म से इतर भी एक आइडेंटिटी संगीत की दुनिया में बनने की कोशिश करने लगी है। इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। तब नहीं था जब मैं इंदौर में था। गिव मी अनदर चांस फॉर ग्रो अप वंस अगेन। अंग्रेजी में अगर किसी गाने के बोल मैं गा पाया हूँ तो सिर्फ यही एक गाना है। मैं लिख पाया हूँ तो सिर्फ यही है। मैंने एक फिल्म की थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसमें मैं आलिया भट्ट के फादर का रोल किया था। मैं उस फिल्म के बाद में मुझे लगभग मतलब हर स्टार के बाप का रोल ऑफर हुआ था, लगभग हर। जो आपसे डबल उम्र के हैं या बराबर के भी। अरे गजब। कौन मतलब कौन मेरे से से लोग? डबल उम्र के नहीं, लेकिन मेरे हम उम्र का तो हो ही गया था। लगभग कौन कौन? इरफान साहब के। इरफान खान साहब के। थ्री ऑफ अस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पूरी कहानी इस फिल्म के साथ कैसे जुड़े और आपके भीतर इस फिल्म ने क्या छाप छोड़ी? बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है थ्री ऑफ अस मेरी जिंदगी का, ऐसा मैं मानता हूँ। और दूसरा वैलिडेशन मुझे मिला कि यार मैं किसी अगर एक्टिंग करनी है तो मैं इस तरह के रोल में मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। आपकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो फैसिनेटिंग तो है ही, लेकिन ये बहुत अनसर्टन करियर है। क्या सोच के आप आए थे? इस फील्ड में कुछ हो, जैसा आपका सवाल था, या ना हो, मजा तो इसी में आ रहा था। तो मैं इस तैयारी से था कि इस फील्ड में मेरा मिनिमम भी हो तो भी मैं इस फील्ड में रहूंगा। सक्सेस के लिए नहीं आया, मैं काम करने आया था और आज भी काम ही करता हूँ। आपने एक बार भगत सिंह के ऊपर नाटक लिखा था, क्या एक्सपीरियंस था उसका? आज अगर भगत सिंह होता तो क्या होता, इस तरह से कि किस तरह से भगत सिंह को हर पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करती है, लेकिन भगत सिंह की अपनी पॉलिटिक्स क्या थी। मतलब मैंने तो इतना रेडिकल प्ले किया था, आज के जमाने में करता तो मैं जेल में हाँ मतलब जेल में होता या बॉयकॉट किया जा सकता। मैंने भारत माता को फैशन शो में कैट वॉक करके दिखा दिया। लेखक, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब हैं। इतने प्यारे प्यारे अपने गाने लिखे जो कलेजे के भीतर जाके टीस पैदा कर देता है। आपके लिए प्रेम क्या है और उसकी परिभाषा आप कैसे गढ़ते हैं? बहुत ही कठिन सवाल है यार ये। प्रेम क्या है? प्रेम नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे फिल्मोर पर देख रहे हैं। ये मेरा शो सिनेमा कैफ़े है और शाम हो गई है बॉम्बे में शूट करते करते, लेकिन थकान ख़त्म हो गई क्योंकि समानंद सर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में कहाँ से करूँ ये सोच रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैं रामबाग से शुरुआत करता हूँ, आपके घर से जहाँ आपकी पैदाइश हुई और आपके माता पिता शास्त्रीय संगीत से भी जुड़े रहे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपके जीवन में या फिर आपके काम में जो एक रचनात्मकता जो है वो कैसे आई, कितना बेहतर हो पाई, क्या उन सारी चीज़ों ने आपके जीवन में कुछ ऐड ऑन किया? जी बिल्कुल। रामबाग से शुरू करते हैं क्योंकि ज़िंदगी मेरी भी रामबाग से शुरू हुई थी। इंदौर, जैसा कि आपको पता है, इंदौर एक शहर है, छोटा सा नहीं, बड़ा सा छोटा सा शहर है। मैं हमेशा उसको बड़ा सा छोटा सा शहर कहता हूँ। आपसे मेरी मुलाकात वहीं पे हुई थी। तो इंदौर में बेसिकली मराठों का राज रहा है। मतलब अहिल्याबाई होलकर और तो पेशवाओं के सरदार मराठा जब थे, वो जब पानीपत की लड़ाइयों से जीतते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को, ज़मीनें अपने सरदारों को दी थी ताकि वो उन पे राज कर सके, पेशवा के लिए महसूल वसूल कर सके और लगान। तो छोटी छोटी जो रियासतें बनी, उनमें से एक इंदौर रियासत थी जो काफ़ी बड़ी हुई बाद में और काफ़ी इंडिपेंडेंट भी हुई, जो पेशवा से भी टकरा गई। तो उस इंदौर में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। जैसे तो क्योंकि मराठों का राज था तो मराठी लोग वहाँ से यहाँ नौकरियाँ पाने के लिए आए। तो मैंने सुना है कि मेरे कुछ एंसेस्टर्स कोंकण से वहाँ पहुँचे थे, जिनको अंग्रेजी आती थी और अंग्रेजी का तर्जुमा करना जानते थे वो। तो उस वहाँ से, तो इसलिए मैं मतलब अपने आप को इंदौर का ही कहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे उसके बाद में 3 पीढ़ियाँ शायद
चौथी पीढ़ी में हूँ। और मेरे मदर के साइड के भी लोग वहीं से थे, तो हम इंदौरी ही हैं खालिस। तो इंदौर के मराठी है, तो मराठियों में महाराष्ट्र के मराठी एक हो सकते हैं, हम इंदौर मध्य प्रदेश के मराठी हैं, जिनको कढ़ी कहा जाता है वहाँ पे, कढ़ी। और इंदौर की उस पुराने इंदौर का ये मराठियों का मोहल्ला था रामबाग। और रामबाग एक जैसे बनारस होता है ना, वहाँ की एक पुरातनता होती है, उसमें एक पुरातनपन होता है। मतलब हर चीज़ का एक इतिहास होता है, हर चीज़ कोई भी ऐसी आज या कल हुई नहीं होती। मतलब ट्रेडिशंस का इतिहास होता है, लोगों की कहानियाँ होती है। रामबाग के बारे में किताबें लिखी गई है। एक वसंत पोद्दार नाम के मराठी के बड़े लेखक हुए, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है रामबाग टोली के नाम से। क्या बात है। हाँ, तो रामबाग की टोलियों में रामबाग के लड़कों के बारे में कि कैसे, और सब कुछ होता था एकेडमिक्स से लेके। तो उस रामबाग में मैं छोटे से बड़ा हुआ, और वहाँ पे कल्चरल पूरा एक ताना बाना बुरी तरह से बुना हुआ था। एक तो मध्यम वर्गीय परिवार थे सारे, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे लोग होते थे। थिएटर हुआ करता था, मेरे चाचा वगैरह। गणेश उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे हुआ करता था वहाँ पे। गणेश उत्सव, तो गणेश उत्सव में हम लोग नाटक करें, कभी संगीत प्रतियोगिता में काम करें, तो उस तरह से वो एक कल्चरल ग्रुपिंग गणेश उत्सव में हो रही थी। काफ़ी मिली जुली बस्ती थी, मतलब इकोनॉमिक रूप से भी ऊपर नीचे, कास्ट क्लास सब तरह से मिले हुए लोग थे, एक साथ रहते थे। तो उस वजह से बहुत सारी कल्चरल चीज़ें ऐसी भी है कि जो वैसे किसी को नहीं मिल सकती जैसी मुझे मिली। ऐसा मेरा मानना है कि खेल खेले जाते थे। मेरे ख्याल से खो खो की रामबाग की बड़ी टीम थी। खो खो मध्य प्रदेश की टीम होती थी, और खो खो, कबड्डी, ये बड़े वहाँ के मेरे चाचा वगैरह कबड्डी खेला करते थे। मैं खो खो खेला हूँ। महिला क्रिकेट इंदौर में बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हुआ। पहली लेडी सुनील गावस्कर जिनको कहते थे, संध्या अग्रवाल जी, वो इंदौर से है। तो एक ऐसे माहौल में ना थोड़ा एक कुछ चीज़ें करने का मौका मिलता गया, और लफाजी, मज़े, बड़बोलापन, छुट्टियां, मतलब उस तरह से एकेडमिक्स को लेके किसी के अंदर कोई ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं कि इंदौर से मेरे मोहल्ले से लोग एकेडमिक्स में काम नहीं करते थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले मेरे वहाँ से। लेकिन एक जनरली उस तरह का माहौल था नहीं। मतलब जिसको नहीं करना है उसको कोई ऐसा नहीं देखा जाता था कि इसको नहीं करना है। गलियों में क्रिकेट खेलना, शाम को क्रिकेट खेलना, कभी नाटक के रिहर्सल पे चाचा मेरे नाटक करते थे, उनके साथ नाटक के रिहर्सल पे चले जाता था, कभी कुछ। तो ऐसे करते करते बहुत वो आज समझ में आता है, तब नहीं समझ में आता था। आज समझ में आता है कि बहुत प्रभाव वहाँ से, एक फक्कड़पन तो वहाँ मिला ही मिला। मतलब अगर कुछ मिला नहीं मिला, और एक बात कह देने में जो चिंता नहीं होती, वो तो वहाँ से मिला। और फिर इंदौर के थिएटर से मिला, तो क्लासिकल म्यूजिक मिला। मेरे मदर फादर दोनों गाते थे। फिर उनकी वजह से मैं कुमार गंधर्व जी के यहाँ जाने लगा। मेरा बचपन उस तरह से देखा जाए तो शनिवार रविवार देवास में कुमार गंधर्व जी के यहाँ गुजरते थे। मेरे फादर उनसे म्यूजिक सीखने जाते थे, मेरी मदर जाती थी, और हम लोग वहाँ बच्चे खेला करते थे। तो कुमार जी की जो बेटी है विदुषी कलापिनी कोमकली जी, जो मेरी दीदी है, और उनका जो पौत्र है भुवनेश कोमकली, वो भी मेरे साथ में, मेरे सामने ही पला बड़ा हुआ है। तो उस तरह से वो भी एक मस्ती वाला समा था यार। तो ऐसे एक इंदौर में और सब कुछ था। मतलब रामबाग ऐसी जगह थी ना कि जहाँ पे एक तरफ एक पुराना होलकरों के ज़माने का स्कूल था, उसका बड़ा मैदान था, दूसरी तरफ इस तरफ शमशान घाट था। तो जीवन मृत्यु के बीच में खड़ा हुआ मोहल्ला था मेरा। तो हमारे वहाँ से मतलब अंत यात्राएं भी चली जाती थी, दो जगह पर बारातें भी निकलती थी, ढोलक तबले हर सही जगह बजते थे। तो कुछ जीवन और मृत्यु के बीच में बिल्कुल जो जीवन की सच, जैसे मैंने बाद में पाया कि लोगों को, कई लोगों को बड़े शहरों में पता भी नहीं चलता कि कैसे मृत्युपरांत क्या होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्रिकेट खेलते थे, फिर एक कोई अंत यात्रा निकलती थी तो हम क्रिकेट रोक देते थे, फिर वो चली जाती थी, फिर हम क्रिकेट खेलने लग जाते थे। तो मृत्यु को और जीवन को इतने पास से देखने महसूस किया, देखा। उसकी अनिवार्यता जो है वो बहुत पहले से पता थी कि ये सत्य है। मेरे छत से दिखता था शमशान,
और मेरे यहाँ पे जो नीचे मतलब कुछ दुकानदार थे, वहाँ दुकानें थी, कपड़े बड़े गीले हो जाते थे तो बारिशों में तो बच्चों को भेज दिया जाता था कि वहाँ सुखा लाओ। वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नल होता था, तो बड़े मेरे मोहल्ले के बड़े सारे वहाँ पास में अखाड़ा होता था, तो पहलवान लोग अखाड़े में जाया करते थे। मोहल्ले के कुछ लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नल पे नहाने जाते थे। क्या बात है। जो तो अब आपने जीवन इस तरह से देखा हुआ है, तो उसका मेरे ऊपर बहुत बहुत असर हुआ। और मैं अगर काम में कुछ मेरे आता है तो मुझे डायरेक्टली तो नहीं पता, पर हाँ मुझे पता है कि मैं वहीं के बीजों को अभी भी फलते फूलते देखता हूँ। उसी पे चीज़ें बना रहे हैं, उसी पे चीज़ें बनती है, उसी पे गढ़ता है, वो मिट्टी वही है। इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। तब नहीं था जब मैं इंदौर में था। अभी तो खैर उसको इसी तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लाजवाब है, मतलब काबिल तारीफ। मुझे याद नहीं आ रहा, जब हम इंदौर में गए थे तो एक कौन सा मार्केट है जहाँ पे दोपहर में मैं गया था, म्यूज़िक बजता रहता है, खाना पीने की एकदम तमाम लाइन से दुकान एक है, 56 मार्केट। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ टिश्यू पेपर भी नहीं देते हैं लोग। हाँ, क्योंकि लोग यहाँ फेंकेंगे इस तरह से। हाँ, बहुत साफ सुथरा मतलब है। नहीं, वो तो बहुत बहुत कमाल का काम किया है इंदौर में। जब मैं भी जब इंदौर बड़ा वैसा ही शहर हुआ करता था जैसे देश के अन्य शहर होते हैं। पान गुटखे का शहर था, कानपुर की तरह या इस तरह ना। तो मैंने जो इंदौर में छोड़ के दिल्ली के लिए निकला था एनएसडी के लिए, तो वो इंदौर तो काफ़ी था। लेकिन जब मैं एक बार खुद इंदौर गया, मेरे एक दोस्त ने कहा कि अरे बड़ा साफ लग रहा है शहर। मैंने कहा हाँ सही बात है, साफ तो बड़ा लग रहा है। और फिर धीरे धीरे पता गया कि भाई ये तो बहुत काम हुआ है इसको साफ रखने के लिए, और जन जागृति बहुत अच्छे से हुई। क्योंकि सरकारें नहीं करती सब काम, मतलब सरकारें करती हैं काम, लेकिन उनको अगर जनता का सपोर्ट मिल जाए, अगर जनता का प्राइड बन जाए वो कि भाई नहीं हमें तो ये इसको करना ही है, तो फिर वो एक अलग स्वरूप ले लेता है। और उस वजह से 5-6 टर्म से वो इंदौर साफ शहर बनता आ रहा है। और अब बच्चों में, युवाओं में, बूढ़ों में, सब में एक ये रहता है कि नहीं यार इसको साफ बनाए रखना। अच्छा, ये आपकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो फैसिनेटिंग तो है ही किसी भी छोटे से शहर में रहने वाले एक लड़के के लिए, जब वो सोचता है कि यार मैं भी फिल्म में काम करूँगा। लेकिन ये बहुत अनसर्टन करियर है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पे, सक्सेस की ऐसी कोई ख़ास गारंटी तो है नहीं। फिर भी जब आपने सोचा कि हाँ मुझे एनएसडी जाना है, तो क्या सोच के आप आए थे? देखिए, मैं बहुत उस तरह से मैं बहुत अपने आप को ये मानता हूँ कि मैंने बड़ा सोच समझ के अपना करियर डिज़ाइन किया। जो किसी को एडवाइस नहीं करूँगा कि ऐसे डिज़ाइन करें आप अपना करियर, लेकिन ये था कि मुझे जाना हमेशा था। मुझे हमेशा से मेरी माँ ने मुझे ना एक बार इलस्ट्रेटेड वीकली एक अखबार आता था, एक मैगजीन आती थी। हाँ। आपने नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा उसके बारे में, बहुत लोगों को पता है। बड़ी लंबी, प्रीतीश नंदी उसके एडिटर हुआ करते थे उस जमाने, और बड़ी शानदार मैगजीन थी। और तो इलस्ट्रेटेड वीकली में एक मेरी माँ यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी करती थी, तो वहाँ की लाइब्रेरी से मैगजीन आ जाया करती थी घर पे। तो उसमें वो इलस्ट्रेटेड वीकली आ गई, तो उन्होंने उसमें मुझे दिखाया कि अलकाज़ी साहब, एक कोई इब्राहिम अलकाज़ी करके, उनके ऊपर एक आर्टिकल था, और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है नसीरुद्दीन शाह साहब और ओमपुरी साहब के गुरु है। और इन्होंने एक स्कूल के ये डायरेक्टर है, और जहाँ पे ये लोग पढ़े। तो वहाँ से मेरा फैसिनेशन शुरू हुआ देखने के लिए कि यार ये कौन सी ऐसी जगह है जहाँ नाटक सिखाया जाता है। और दूसरी बात, मेरे फादर के एक दोस्त थे, पुराने करके थे एक, वो FTII में ऑफिस में कहीं काम करते थे, ऑफिस में कहीं जॉब करते थे। मतलब वो मुझे ये पता था कि FTII में वो काम करते हैं, भाई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। अब वो ही वाज इन द ऑफिस, वो कोई क्रिएटिव साइड में नहीं थे। तो मैं एक बार वो घर पे आए थे, तो मैंने उनसे पता लिया था। मैंने कहा भाई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा मुझे आना है, तो चिट्ठी लिखो। तो मैंने 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में FTII में चिट्ठी लिख दी थी कि मुझे एडमिशन ले लिया। और मज़े की बात है कि जवाब आया था कि उन्होंने कहा था कि भाई आप ग्रेजुएशन कर लें, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो FTII से आई हुई चिट्ठी थी। तो सिनेमा फिल्म, लेकिन उसमें क्या हुआ कि अपना करियर, मतलब एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं था मैं।
तो एफटीआई में जाने के लिए साइंस का बैकग्राउंड होता तो मैं ज़्यादा फायदेमंद होता, मतलब काफ़ी चीज़ें साइंस के, क्योंकि साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती है, टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड होती है, तो साइंस नहीं कर पाया, मैं कॉमर्स चला गया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि थिएटर में इंटरेस्ट हो गया, तो मुझे लगा कि अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहिए। एकेडमिक्स में मैं इतना बुरा था कि मैंने इसलिए मैं कहता हूँ कि इतना ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि अगर मैं ये ना करूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं बहुत ही एक आम सी जिंदगी बिता पाऊंगा। तो उस तरह से मैंने तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मैंने बहुत अजीब अजीब से काम किए, जो मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं सीज फायर एक्सटिंग्विशर बेचा करता था डोर टू डोर। मैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में टेम्पररी क्लर्क था। मैं वैक्यूम क्लीनर बेचा करता था डोर टू डोर यूरेका फूड्स में। लेकिन उसमें साफ बात समझ में आ रही थी कि एक तो ये करियर नहीं हो सकता, क्योंकि और दूसरी बात मुझे समझ में आ रही थी कि ये मैं जो हूं ना, ये मेरे से बेचना मेरा काम नहीं आ रहा है मुझे। दो चीजें मुझे लगती थी उसमें, और दूसरा ऐसा लगता था कि इंदौर शहर में वैक्यूम क्लीनर बेचना उस धूल भरे शहर में गैर जरूरी चीज थी, ऐसा मेरा मानना था उस वक्त। कारपेट्स नहीं हुआ करते थे लोगों के यहाँ, धूल ही धूल हुआ करती थी, मिट्टी के घर होते थे। वहां पे आप वैक्यूम क्लीनर बेचोगे तो क्या होगा, वहां पे तो धूल ही निकलते जाना है। लेकिन कुछ एक झूठ बोल के लोगों को वैक्यूम क्लीनर बेचना पड़ता था। तो मुझे लगा कि यार ये मैं जो है ना गैर जरूरी चीज बेच रहा हूं। तो अगर मैं कोई काम ऐसा करें जो लोगों को जरूरत हो जिसकी, और वो आप प्रोड्यूस करो, तो ऐसे करके तो मुझे लगा फिर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको जबरदस्ती बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका अगर काम अच्छा होगा तो लोग या प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग अपने आप आएंगे। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने कहा थिएटर करना चाहिए। फिर कुछ चीज़ें बदलती गई। फिर मुझे लगा कि एक थिएटर के लिए एक बार एनएसडी अप्लाई करके देखना चाहिए। मैंने पहली बार अप्लाई किया एनएसडी के लिए। उसके बाद दूसरी बार उस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इंदौर में एक वर्कशॉप चल रही थी एनएसडी की उसी वक्त। जिस साल मैंने अप्लाई किया था उसी साल एनएसडी की एक इंदौर में वर्कशॉप हुई। एनएसडी का एक एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है जिसमें अलग अलग शहरों में एक महीने या दो महीने के लिए वो लोग टीचर्स भेजते हैं, वो एनएसडी के पास आउट्स को भेजते और वो वर्कशॉप कराते। तो वो वर्कशॉप इंदौर में हो रही थी और उसी दौरान मुझे एनएसडी के सिलेक्शन के लिए जाना था। हमारी वर्कशॉप में आलोक चटर्जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे सुधा शिवपुरी जी, गोविंद नामदेव जी और आशीष विद्यार्थी आए हुए थे। और आशीष विद्यार्थी बड़े यंग एनर्जेटिक उस समय पे नए नए पास आउट हुए थे और वो बम्बई आने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए तो उन्होंने मेरी तैयारी करवाई। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें मैं NS 95-96 का दौर, 95-96 नहीं 93 ये 92 की बात है, 92 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो उन्होंने मेरी तैयारी करवाई। लेकिन मैं पहली बार जब एनएसडी की वर्कशॉप में एनएसडी का इंटरव्यू देने के लिए आया तो मैं बम्बई आया। बम्बई में सेंटर हुआ करता था उसका। और मैं जब वहाँ आया तो मुझे नसीर साहब दिख गए। वो आए हुए थे वहाँ नेहरू सेंटर में किसी काम से हमारी वर्कशॉप के लिए। और मेरे पैरों के तले से ज़मीन ही खिसक गई और पता नहीं क्या हुआ, मैं सारे डायलॉग भूल गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद आशीष विद्यार्थी साहब ने मुझे मतलब बाकायदा, मतलब उनकी कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने सही बात की थी कि यार ऐसे कैसे डायलॉग कैसे भूल सकते हो। अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है, अगर तुमको थिएटर में है तो पहली शर्त है कि आपको डायलॉग याद होनी चाहिए। उसके बाद आप अच्छी एक्टिंग या बुरी एक्टिंग करेंगे। लेकिन ये तो गुनाह है कि आप मतलब इट्स अ क्राइम कि आप डायलॉग नहीं याद कर पा रहे हो। तो फिर वो एक मलाल रह गया कि एक बार फिर रह गया। फिर आशीष विद्यार्थी साहब कुछ लोगों को लेकर दिल्ली के एक्ट 1 ग्रुप में लेके आ गए थे। दिल्ली में एक एक्ट 1 नाम का बड़ा ग्रुप हुआ करता था, गजराज राव जिसमें थे और पीयूष मिश्रा और आशीष विद्यार्थी, मनोज वाजपेयी, एनके शर्मा हमारे वहाँ पे थे उस समय पे। साथ में सुजीत सरकार थे, असीम बजाज था। तो एक बड़ा ग्रुप था। तो आशीष कुछ लोगों को लेके एक्ट 1 चले आए, मुझे नहीं बोला और मुझे रह गया कि यार ये तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने फिर आशीष, मुझे याद है 25% के रेट पर रात को STD PCO हुआ करता था। वो भी तुम्हें नहीं पता होगा। STD PCO पता है। अब STD PCO में रात के टाइम पे 10 बजे के बाद में क्वार्टर रेट लगता था। तो तब का इंतजार किया जाता था कि 10 बजे के बाद में क्वार्टर रेट पे फ़ोन किया। तो रात को क्वार्टर रेट में मैंने आशीष विद्यार्थी को फ़ोन किया था और उनसे कहा, वो रहते थे दिल्ली में, तब मैंने कहा था मुझे आना है। तो बोले यार आना है तो आ जाओ।
तो उन्होंने एनके शर्मा को बोल दिया मैं आ रहा हूँ, और फिर मैं एक्ट वन में आया। फिर कुछ समय मैंने एक्ट वन में काम किया, एक्ट वन में मैंने ग्रुप देखा। फिर मुझे लगा कि यार एनएसडी में अप्लाई करना है तो इंदौर ही जाके कुछ करना पड़ेगा और वहीं से आना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से कई लोगों को का सिलेक्शन नहीं हो पाता। जनरली एनएसडी वाले ये देखते हैं कि भाई तुम लोग जो हो मतलब पहले से इतना अच्छा एक्टिंग थिएटर कर रहे हो दिल्ली में, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं, किसी बाहर वाले को ज़रूरत हो सकती है। तो फिर मैं वापस इंदौर चला गया। फिर मैंने एक प्ले किया इंदौर में, होली नाम का। और उसके बाद में मेरी माँ से मैंने समय मांगा। मैंने कहा मुझे एक बार और चांस दे दो, एक बार और जाना चाहता हूँ। माँ थोड़ी घबराई हुई थी, उनको लगता था कि कहीं नौकरी कर लो, कहीं स्टेबल हो जाओ, फिर तो इस फील्ड में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब यही था कि इस फील्ड में कुछ हो, जैसा आपका सवाल था, या ना हो, मज़ा तो इसी में आ रहा था। तो मैं इस तैयारी से था कि इस फील्ड में मेरा मिनिमम भी हो तो भी मैं इस फील्ड में रहूँगा। सक्सेस के लिए नहीं आया, मैं काम करने आया था, और आज भी काम ही करता हूँ। तो मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि काम करने को मिल जाए, काम करने का मौका मिले, सक्सेस अपने आप फॉलो होती है, आती ही है। सिर्फ ये है कि आप जो काम कर रहे हो, जब कर रहे हो, जितनी तो पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ करो। तो ये मैंने अपना फॉर्मूला बनाया, मैं इसके ऊपर काम किया, और मैं पर एक चुनाव तो रहा होगा मन में कि मतलब बनना क्या है। हाँ, चुनाव तो था, मतलब वो लेकिन वो नहीं बनाऊँ मैं, उसके अलावा सब बन गया हूँ। वो भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो अब मैं उस बारे में और नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं जब एनएसडी में गया, सिलेक्शन हुआ मेरा एनएसडी में। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन कहिए। मेरे जिंदगी में बहुत अच्छे लोगों की बहुत अच्छाइयों के बोझ से लदा हुआ आदमी हुआ। जब एनएसडी में मैंने सेकंड टाइम अप्लाई किया, इंदौर में एक नाटक किया होली नाम का। फिर मैंने कहा यार अब मैं तैयारी से जाऊंगा पूरा ठीक से, और होली नाम का नाटक किया, और मैंने एनएसडी से फॉर्म मंगाया, और मेरा फॉर्म नहीं आया। फॉर्म नहीं आया उस दिन तक नहीं आया। मतलब जिस दिन तक, मतलब ये हुआ कि भाई अब परसों जो है लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। मतलब मैं इसमें था कि अब अगर आ गया बाय हैंड तो मैं बाय हैंड जाके दिल्ली में दे के आऊंगा फॉर्म। तो फोन किया एनएसडी में, तो उन्होंने कहा तो डिस्पैच तो हो गया है, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। आते शायद मंडे को लास्ट डेट थी फॉर्म सबमिट करने की, और मेरे पास सैटरडे की नाइट तक फॉर्म नहीं आया। और मैंने कहा अब तो क्या है, नहीं हो सकता कुछ भी। मतलब पूरा डिसअपॉइंट हो गया मैं। मैंने कहा मंडे को कैसे भरेंगे हम, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, हो गया, नहीं हो सकता। रात के 11 बजे एक लड़का मेरे पास आया, मेरे घर पे आया, मेरे साथ एनएसडी के वर्कशॉप में था, राकेश नाम था उसका। उसका रात को मेरे घर पे आया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अरे यार मुझे पता चला कि तुझे कोई बोल रहा था कि तुझे फॉर्म नहीं आया एनएसडी का। मैंने कहा नहीं आया यार भाई। तो बोले यार मेरा तो आ गया है, और मैं जाऊंगा तो नहीं, मेरे फादर की दुकान है, मुझे दुकान पे बैठना है, ये फॉर्म तू ले ले। क्या बात। मैंने कहा यार भाई ये तो मेरा मिरेकल हो गया। मैंने कहा भाई तू सच में बोल? बोले हाँ भाई सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कोई चांस ही नहीं जाने का। मेरे फादर की शॉप है, उसी में मुझे बैठना है। मैंने तो ऐसे शौक में मंगा लिया था। अब मुझे पता है तुझे जाना है, बुरी तरह से तुझे जाना है, तो तू ये ले ले। रातों रात मैंने उससे फॉर्म लिया, सुबह भरा। एक दोस्त दिल्ली जा रहा था, उसको दिया, उसने बाय हैंड एनएसडी में सबमिट किया, और मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ अच्छे लोगों की अच्छाई मेरे साथ हमेशा चलती रही। कितना खूबसूरत है ये, मतलब अरे बड़ा मजेदार है। मैं कभी ये बोला नहीं, आज याद आ गया, मैंने बोल दिया। आज वो क्या कर रहे हैं दोस्त? उनकी शॉप है। कहाँ पर? इंदौर में। हाँ, वो लास्ट मुझे ट्रेन में मिला था, तो उसने बताया था कि वो बैंगल्स बेचते हैं। तो जब आप अभी मिलते हैं, लास्ट कब मैं मिले थे? लास्ट उनको एक 8-9 साल पहले मिला था। फिर एक बार वो लल्लन टॉप के प्रोग्राम अपने धरा वाले प्रोग्राम में भी आया था। अब बहुत दिनों से संपर्क नहीं। हाँ, सामने मुलाकात वो उसी टाइम 8-1 साल पहले हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। एक्चुअली होनी चाहिए थी पर वो हुई नहीं। आपने एक बार भरत सिंह के ऊपर नाटक लिखा था और निर्देशित भी किया था। क्या एक्सपीरियंस था उसका? मतलब एक तो हमने भगत सिंह को पढ़ा है, एक कोई व्यक्ति उस पर पूरा नाटक लिख रहा है, उसको डायरेक्ट कर रहा है। हाँ, तो भगत सिंह का मेरे पे बहुत प्रभाव रहा। मैं जब एनके शर्मा ने एक नाटक किया था, पीयूष भाई ने लिखा था, गगन दमामा बाजो नाम का। वो भगत सिंह के ऊपर था, और वो बायोग्राफिक था, भगत सिंह के जीवन पे था, और बाकी सब चीज़ें उनकी कैसे क्या हुई, उनके आइडियोलॉजी और ये और वो।
मैं जब एनएसडी से पास आउट हुआ एज अ डायरेक्शन स्टूडेंट, तो मैं बम्बई आने की तैयारी कर रहा था। तो हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राम गोपाल बजाज, जिनका नाम बड़े हमारे सबके गुरु रहे हैं वो। तो वो एनएसडी के डायरेक्टर बने थे नए नए, और उन्होंने मुझसे कहा था कि तू यहाँ दिल्ली में रह के कुछ थिएटर कर ले। तो मैंने कहा था नहीं सर, मैं बम्बई जाना चाहूँगा और अपनी किस्मत वहीं आजमाना चाहूँगा, जो भी अंत है वहाँ जाना है तो मैं अभी चला जाऊँगा। तो मैं इंदौर आया, मैंने इंदौर में एक नाटक किया और फिर बम्बई जाना था। तो मैंने कहा एक बार दिल्ली जाता हूँ, फिर दिल्ली से बम्बई का टिकट करा लिया। दिल्ली में कुछ दोस्त से मिलना भी था, कुछ का हल्का मामला भी था अटका हुआ। तो मैंने कहा चलो वहाँ जाते। तो वहाँ गया तो राम गोपाल बजाज साहब ने, बज्जू भाई जिनको कहते हैं, उन्होंने अपने घर पे बुलाया मुझे। और रात को मैं गया उनके घर पे डिनर पे। तो उन्होंने कहा क्या फिर क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा सर कुछ नहीं, फला दिन 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद मुझे बम्बई निकलना है। बोले क्या करोगे बम्बई में? मैंने कहा कर लेंगे सर, कुछ भी कर लेंगे, जो सब करते हैं। बोले दिखाओ टिकट कब की, टिकट कब की? मैंने टिकट दिखाया। राम गोपाल बजाज मतलब आसिफ बजाज के फादर। हाँ समझ गया मैं। तो उन्होंने टिकट दिखाया, फाड़ दिए। कह रहे आप कैसे जाओगे? और बैठ गया। मैंने कहा कैसे कैसे जाएंगे? कह रहे नाटक करो, रेपर्टरी के अंदर कोई नाटक करो। तो मैंने कहा हाँ सर, मेरे मन में एक नाटक करना तो है। बोले नाटक करो अच्छे से, फिर मैं तुमको भेजूंगा बम्बई, उसकी चिंता मत करो, तुम पहले नाटक करो अच्छा कोई। तो मैंने कहा मैं करता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक नाटक था, एक अमेरिकन नाटक था। तो मैंने कहा यार ये मैं सर में ये अमेरिकन नाटक है फला फला, एक दूसरे 3 में उनके पास गया। मैंने कहा ये फला फला नाटक है, अमेरिकन नाटक है, टॉम जोन्स का फैंटास्टिक्स नाम का नाटक है। मैंने कहा मैं ये हिंदी में करना चाहता हूँ, बड़ा मज़ेदार लगता है मुझे। क्यों अंग्रेजी नाटक को हिंदी में क्यों करना चाहते हो? उन्होंने कहा काफ़ी यूथफुल है, काफ़ी युवा उसमें एनर्जी है। तो उन्होंने पीछे हाथ डाला, ऐसे निकाला, उसमें भगत सिंह और साथियों के दस्तावेज नाम की किताब रखी हुई थी जो सबने पढ़ी हुई है। और वो किताब मेरी तरफ फेंकी और उन्होंने कहा कि भाई ये युवा नहीं था क्या? बात तो सही कह रहे, युवा तो भगत सिंह से ज़्यादा युवा कौन ही होगा, सिर युवा है। और मैंने वो किताब, मैंने कहा इसका क्या करूँगा मैं? फिर मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ एक बायोग्राफी में वो मैं दस्तावेज ले गया और वो दस्तावेज मैंने पढ़ने शुरू किया। और भगत सिंह के बारे में, मैं नास्तिक हूँ, युवा और राजनीति, ये सारे लेख मैं पढ़ने लगा। और मुझे वसुधैव कुटुंबकम ये, और मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई यार ये तो करना चाहिए। फिर मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर मैं बायोग्राफिकल प्ले नहीं करूँगा। बोले कैसे करूँगा? मैंने कहा इन दस्तावेजों पर नाटक करूँगा। तो मैंने उसको एक चैलेंज की तरह से लिया और मैंने उन दस्तावेजों पे एक नाटक लिखा, अभी भी मंटो का टोबा टेक सिंह। तो आज अगर भगत सिंह होता तो क्या होता, इस तरह से कि किस तरह से भगत सिंह को हर पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करती है, हर कोई उसका नाम लेता है, लेकिन भगत सिंह की अपनी पॉलिटिक्स क्या थी उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जो हर पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर क्लेम करती है। मतलब मैंने तो इतना रेडिकल प्ले किया था, आज के ज़माने में करता तो मैं जेल में हाँ मतलब जेल में होता या बॉयकॉट किया जा सकता। मैंने भारत माता को फैशन शो में कैट वॉक करते दिखा दिया था। आप सुंदर था, लेकिन यही था कि वो जो मॉडर्निटी जो उस समय पे जो मार्केट खुला था और जो चीज़ें आ रही थी, तो हर चीज़ मेड इन इंडिया, ये हो रहा था वो हो रहा था। तो उसमें वो जो एक इमेज, एक कैलेंडर इमेज जो है भगत सिंह के बारे में, जिसके बारे में वो बात करते, तो उस कैलेंडर इमेज के अंदर वो दिखाया था। तो भारत माता की जंजीरें तोड़ के, तो किसी फैशन शो में ये हो रहा था उन दिनों कि किसी भी चीज़ को ना आप उसको एक फैशन की कमोडिटी बना देते हो। तो मैंने वो किया था, उसके ऊपर काफ़ी लिखा गया था, काफ़ी अच्छी बातें भी हुई थी मेरे बारे में, बुरी भी हुई थी। बहुत लोगों ने कहा था कि ये रेडिकलिज्म में ये युवा बर्बाद हो रहे हैं, सिनिसिज्म में। लेकिन हाँ, मुझे याद है कि मेरा नाटक देखने जेएनयू के जत्थे आते थे, तो और कॉलेजेस के डीयू के जत्थे आते थे, देखते थे। अच्छा नाटक होता, एक सपना नाम था उसका। जब ये कैरेक्टर आपने बनाया और स्टेज पे चलवाया, तो उसके पीछे आपके मन में क्या था? क्या किसी बंदिश को तोड़ रहे थे आप? भारत माता का? हाँ। नहीं, भारत माता तो छोटा सा हिस्सा था। भगत सिंह को मैंने इस तरह से देखा था उस नाटक में कि भगत सिंह जो है वो अगर आज होते तो
कैसे होते हैं। तो मैंने एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया कि जिसमें एक मंटो का एक कैरेक्टर है, टोबा टेक सिंह, जो आधा दिमाग से पागल लगता है लेकिन वो कई कमाल की बातें करता है। तो वो सड़कों पे घूम रहा है, उस तरह का एक कैरेक्टर है। और जो विजयराज जो है ना एक्टर, उन्होंने किया था। और क्या बात है। हाँ, और वो सड़कों पे घूम रहा है और वो भगत सिंह के और साथियों के दस्तावेज बोल रहा है। और ये मैंने पूरा ये इसका ताना बाना बुना था कि भगत सिंह ने फांसी चढ़ने के पहले अपने भाई कुलतार को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें ये कहा था कि देखो ऐसा है कि अब आप कोई मर्सी पिटीशन मेरे लिए मत लगाना, क्योंकि मैं 23 साल का लड़का हूं, 24 साल का हूं, मैं अभी मर जाऊंगा तो मेरी प्योरिटी मेरे साथ जाएगी। 25 का हो गया तो शायद करप्ट हो जाऊंगा, शायद और लोगों की तरह सोचने लग जाऊं। तो ये वक्त है जब मैं चाहता हूं कि जैसा मैं हूं मैं अपनी लड़ाई लड़ूं और चला जाऊं। तो इस तरह की क्लैरिटी वाला वो आदमी था। तो वो कुलतार जो है उसको मैंने एक आज का लड़का बनाया था, जिसको ये चिट्ठी मिलती है और वो कहता है कि मैं अपने भाई को ढूंढूंगा। और एक असेंबली में बॉम्ब, तो थोड़ा सररियलिस्टिक स्पेस में था, बॉम्ब डालने के लिए एक टोबा टेक सिंह घूम रहा है और जो बात में भगत सिंह के दस्तावेजों को कोट करता है। तो इसमें यह था कि ये नाटक जो है ना बिल्कुल ही इवॉल्व नाटक था। और इवॉल्व मतलब बनते बनते बना था एक्टरों की सहायता से, ये करते हुए, क्योंकि उसका ऐसा फॉर्मेट नहीं था। लेकिन उसमें मेरे मित्र है चित्रंजन त्रिपाठी, जो एनएसडी के डायरेक्टर है जी, उन्होंने म्यूजिक दिया था। फैज की हमने नज़में यूज की थी उसके अंदर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सुबह, वो शहर, वो इंतजार था जिसका ये शहर तो नहीं। या भगत सिंह ने अपनी चिट्ठियों में लिखा था, उसे ये फिक्र है कि हरदम नया तर्ज जफा क्या है, हमें ये शौक है कि देखे सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करे, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। जिसमें भगत सिंह ने कमाल का शेर लिखा था कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की खुशबू, ये मुश्तखाक है फानी रहे रहे ना रहे। तो ये मेरा बेसिक था कि भगत सिंह का ख्याल तो है ना आज भी, वो आदमी है नहीं है, वही गांधी का ख्याल तो है ना आदमी का। तो हवा में रहेगी मेरे ख्याल की खुशबू, ये मुश्तखाक है फानी, ये झूठी है खाक, मुट्ठी भर जो खाक है, ये मिट्टी है, ये रहे ना रहे। तो इस कॉन्सेप्ट पे मैंने प्ले बनाया था। तो आप जब ये बात कर रहे थे तो आपने कहा कि अगर आज के दौर में होता तो जेल होता। इस दौर में और वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखते हैं, डर लगता है आपको? देखो डर तो लगता है, डर तो लगता है। डर कई तरह से लगता है। मतलब सच बात बताऊं तो मुझे इस देश के लोगों को देख के बुरा लगता है। ये हम अपनी बात कहने के लिए आज़ाद थे, हमें जो लगता था हम कह पाते थे एक तरह से। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वहां पे भी आज़ादी थी, कुछ चीज़ों पे वहां पे भी बंदिश थी, लेकिन काफ़ी बड़े तरह से हम लोग अपना मन लोगों को बयां कर पाते थे, और हम कर पाते थे और दूसरे का बयां किया हुआ सुन पाते थे। हम एक ऐसे दौर में आए, मुझे युवाओं के लिए बुरा लगता है कि मुझे लगता है कि यार इनको ऐसे कुंद कर दिया गया कि अगर कोई दूसरी राय आपकी बन रही होगी तो अपने पास ही रखना, देना मत। अगर एक तरह की राय आपकी है, एक तरफ में घूमने वाली राय आपकी है, तो खुल के देना, कुछ भी मत सोचना, फिर सही गलत भी नहीं है उसमें कुछ। और अगर एक दूसरी तरह की राय आपकी बन गई है किसी तरह से, क्या हो सकता है? ये हो सकता है ना कि मेरी एक राय बनी है और फिर वो राय कुछ दिनों बाद बदल जाए। और वो कैसे बदलेगी? ताकि मैं आपसे जब संवाद करूंगा तो मेरी एक राय होगी, फिर आपकी एक राय होगी, फिर हमारे संवाद में हो सकता है मैं आपकी राय बदल दूं, या हो सकता है आप मेरी राय बदल दें, या हो सकता है हम दोनों मिलकर किसी तीसरी राय पे पहुंचे। और यही जीवन है राय से। तो लेकिन अब ऐसा हो गया कि यार तुम राय कोई किसी की बदल नहीं पा रहा, और उलझ गए हैं सब लोग। और मुझे लग रहा है कि जो उसमें थैंक यू बाबा इंटरनेट ने जो किया है, सोशल मीडिया ने, और थैंक यू बाबा इंटरनेट ने, उसने सच झूठ की कोई जगह नहीं रखी। एक जगह ऐसी नहीं बची है जहां पे आपको पता है कि ये मैंने आज पढ़ा है तो ये सच है या झूठ है। तो ऐसे में पूरा नैरेटिव, पूरा फोकस कंफ्यूज्ड है। मुझे नहीं पता हम कहां पहुंचेंगे और क्या होगा इसका, लेकिन इस वक्त पे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सारी दिशा से इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है और उस इंफॉर्मेशन का कोई माँ बाप नहीं है, कोई ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां पे आपको ये पता चले कि भाई हाँ ये जो बोला गया ये सच है, या ये जो बोला गया ये झूठ है। छपा हुआ जो शब्द है, टेक्नोलॉजी, एआई यहां तक पहुंच गया है कि यार आप कुछ भी दिखा सकते हो। हमें आपको नहीं समझ में आता तो बाकी लोगों को क्या समझ में आएगा कि किसने क्या एआई में देखा है।
वीडियो बन जा रहे हैं, ये हो जा रहा है। तो आपको इस वक्त पे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और एक तो फेक न्यूज़ का जो जंजाल है, बहुत बड़ा जंजाल है, बहुत ही बड़ा जंजाल है। और वो घर में व्हाट्सएप पे, घर में सोशल मीडिया पे, जाने अनजाने, अच्छा, और उसमें पैसा है, कॉर्पोरेट का फंडिंग्स जा रही है उसके अंदर ना। तो वो अब अगर आपको तो सामान्य आदमी तक सच्चाई ही नहीं पहुंच रही, वो क्या राय बनाएगा? उसकी एक सोच को लगातार मोल्ड किया जा रहा है। हम बैठे हुए बीच में तो हमको दिखता है कि हाँ ये भी है और वो भी है, लेकिन मेरे माँ बाप जहां बैठे हुए हैं या उनके मेरे परिवारजन दूसरे बैठे हुए हैं, उनको एक ही तरह की चीज मिलती है, और वो या तो राइट की मिलती है या लेफ्ट की मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि राइट और लेफ्ट दोनों हैं यार, साथ है। राइट लेफ्ट सेंटर, और सेंटर के इधर और इधर उधर कितनी सारी सोचें हैं और कितनी सारी चीजें हैं, तो वो सारी भी तो होंगी ना। लेकिन फिर भगत सिंह को देख के ऐसा लगता है कि यार एक आदमी था जो लड़ गया यार, मर गया अपने 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 बिलीफ्स की खातिर, अपने सिद्धांतों की खातिर, जिसने अपनी जो फांसी चढ़ गया यार। तो चीजें बदलेंगी। हम उस भगत सिंह का, उस गांधी का, उस वो भारत जो है वो सुंदर भारत है, उसको हम रिक्लेम करना चाहिए, हमको करेंगे हम। आपने जिस गांधी को फॉलो किया, या उस तरीके जो भी नेता रहे, भले नेहरू हो, पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, और आज जब भारत में उन सब के नेतृत्व पर जब सवाल उठते हैं, या फिर उनके इतिहास को लेकर के सवाल उठता है, बदलने की बात होती है, या बदल दी गई हैं, कम से कम आपके फ़ोन के स्क्रीन पे तो आ ही गया है, किस इतिहास पे आप भरोसा करते हैं? और आपके लिए गांधी या नेहरू, ये लोग कौन थे? मैं आपको एक बढ़िया बात शुरू करता हूँ। मैं बढ़िया बात बताने से शुरुआत करता हूँ। मेरी माँ के घर में, मेरे नाना जी के घर में 5 या 6 भाई थे, हाँ, जिसमें से 5 भाई थे और मेरे नाना जी के फादर जो थे, ये सब सेवा दल वाले स्टॉन्च कांग्रेसी थे। कब की बात है ये? 47, 45, 48 के समय की बात है। और उनके एक भाई थे जो वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे, 5 वर्सेस 1, ठीक है। और मैं जब छोटा था, जब मैं उसके बाद में मतलब, और ये चलता रहा कई सालों तक, मतलब तो ये 5 भाई जो थे वो कांग्रेसी थे, और एक भाई था मतलब जो वनवासी कल्याण परिषद के लिए काम करते थे, आरएसएस के कार्यालय में वो जिंदा रहे। आरएसएस के कार्यालय में ही उनकी मृत्यु भी आरएसएस के कार्यालय में हुई। उनके जब शादी नहीं की थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित किया था। और उनका घर, मेरे घर पे जब उनकी मृत्यु के बाद में उनकी एक ट्रंक आई थी, उसमें सिर्फ एक आरएसएस का गणवेश और एक धोती कपड़ा था, और एक लोटा और एक थाली थी एल्यूमिनियम की, और एक शायद आरएसएस की चप्पल थी, और उनका जूता था। इतना सामान उनका आया था, जिंदगी भर की उनकी ये कमाई थी। और मेरे घर में कांग्रेसी भी थे, और विचारों की लड़ाई हमेशा हुआ करती थी वो। तो मैंने दोनों विचार सुने, हमेशा सुने। और मुझे कई बार ऐसा, मैं नेहरू के भारत का पक्षधर हमेशा रहा हूं। नेहरू के भारत का पक्षधर इसलिए रहा हूं कि एक बहुत सुंदर स्वप्न देखा था, जिस स्वप्न को आज भी हम पूरी तरह से साकार नहीं कर पाए, पर तोड़ भी नहीं पाए। आज भी ये देश उसी स्वप्न पे चला हुआ है। आज भी ये संविधान जिसकी हम बात करते हैं वो वही स्वप्न है। उसके चैलेंजेस है, उसके अंदर चीजें अटक रही है, फंस रही है। और दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजी जो बिल्कुल ही, लेकिन कर्मठ आइडियोलॉजी है, उसमें भी लोगों ने जान दे रखी है अपनी। उस आइडियोलॉजी के ऊपर भी लोग कायम रहे। अब वो मेरे जो मम्मी के चाचा थे, शितिकंठ कवारीकर था जिनका नाम, वो उनको भी देख के मुझे लगता था कि यार ये भी तो देश प्रेमी है। और कई बार इनसे ज्यादा इनका देश प्रेम मुझे लगता था, और कई बार इनका लगता था कि ये सही, कभी लगता था ये सही। और इसके बीच में जब आप पैदा होते हो तो आपको ये समझ में आता है कि भाई कुछ कमियां यहां भी रह गई, और कुछ कमियां यहां पे भी, और कुछ कमियां यहां हैं, कुछ कमियां यहां हैं। इनका भी कुछ इनके भी कहने में कुछ एक सच्चाई आती है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से झलक के आती है। और इनके कहने में यूटोपी करेक्टनेस ज्यादा है, पॉलिटिकल करेक्टनेस इनके कहने में ज्यादा है, लेकिन इनके करने में कभी कभी उस समय पे मुझे ऐसा लगता था कि कम है। जिस तरह से लिबरल
वॉइस ने दुनिया को हैंडल, देश को हैंडल करना चाहिए था, उस तरह से नहीं किया, उसकी सेंध यहां से लगी। तो मुझे, इसलिए मैं ये कहता हूं कि मुझे, जैसे नेहरू मेरे लिए क्या है, गांधी खैर गांधी नेहरू से बिल्कुल अलग है। गांधी मुझे लगता है इस देश की आत्मा है, चाहे उनके विरोधी हो, लेकिन वो विरोधी भी उसी आत्मा का हिस्सा है। गांधी इस देश की आत्मा है, गांधी इस देश का इथॉस है। इस बुद्ध की, नानक की, इस भूमि में गांधी ने जो छोटा सा फॉर्मूला निकाला कि रेजिस्टेंस और अहिंसा, ये हमको सबसे ज्यादा सूट करता है, ये हमारा मूल भाव है। तो उसको लेकर गांधी ने जब ये लड़ाइयां लड़ी और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और दुनिया के सामने अपना एक पूरा का पूरा सिद्धांत रखा, तो मुझे लगता है कि गांधी को पॉलिटिक्स नहीं समझ, गांधी का पॉलिटिक्स नहीं है, गांधी का सिद्धांत है, जीवनवाद है ना, जीवन कैसे जिया जाए, जिस तरह से जिया जाए, और उसमें उन्होंने जो राइट था वो मांगा और उसके लिए असर्ट किया, उसके लिए वो लड़े। तो लेकिन हमारे जो, जितना मुझे समझ में आता है कि हमारे देश की आजादी के वक्त तक गांधी का रिडेंडेंट होने लगे थे। उनका भी दिल टूटा था, ये टू नेशन थ्योरी, उसके बाद में जो पार्टीशन हुआ था और जो चीजें बदली थी, और वो उसी के लिए लड़ते मरे। तो गांधी बहुत, मुझे लगता है कि आज भी हमें गांधी होने की जरूरत है, हमें गांधी को सीखने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी हमको लगता है कि वो कुछ बोल रहा है, वहां कुछ गलत हुआ है, तो नफरत से नफरत करना भी नफरत है। खूबसूरत बात। तो ये गांधी कहता है कि नफरत से नफरत करना, बी द चेंज। हमको वो आदमी बनना है, हमको वो बनना है जो हम दूसरे में देखना चाहते हैं। तो नफरत से भी प्रेम करना पड़ेगा, नफरती से भी प्रेम करना पड़ेगा, और उस जगह पे हम में से कोई कभी नहीं पहुंच पाया है। हम जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे ना, फिर हमारे भारत का इथॉस, हमारे भारत की जो मूल आत्मा है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि अभी भी क्या होता है, वो नफरती है इसलिए हम नफरती है, हम नफरती के खिलाफ नफरती है, वो मुझे लगता है। और वो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, हम सबको करनी पड़ेगी, किसी दिन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी के समय में आपको ये नहीं लगता है कि डराया जा रहा है, ऐसे डराया जा रहा है कि आप बोल नहीं सकते, यदि आपने बोल दिया तो कोई ना कोई एजेंसी आपके ऊपर लगाई जाएगी, आपको जेल में सही बात है। और मतलब बहुत बड़ी बात है, एजेंसी की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके ऊपर ट्रोल ही आ जाएंगे। घुटन नहीं होता आपको कभी? होता है ना, बिल्कुल होता है। और खुद को बचाए रखना, और लगता है घुटन तो है, सभी के लिए है। तो मेरा ये मानना है कि कोई कुछ बोलने की, मुझे लगता है इन सब चीजों के बाद में हमको चीजें बदलनी पड़ेंगी। हम सरकार के खिलाफ नहीं है। कौन है सरकार के खिलाफ? बिल्कुल भी नहीं है। कौन? हम बस स्पेस चाहते हैं कि आप कुछ गलत करें तो आपको गलत कहा जा सके। स्पेस ये चाहते हैं कि हमारे मन में कोई एक सवाल आया तो वो हम रख सके। हो सकता है हमारा सवाल भी गलत हो, तो आप सवाल का जवाब, हमारी गलती निकालिए ना, गाली क्यों दे रहे? कोई आदमी आके मुझे, इस देश में भी 140 करोड़ लोगों की जब आप बात करते हैं तो मैं भी हूं ना उसमें, मेरे जैसे कई और भी है ना जो अलग तरह से सोचते हैं, और मेरे से भी अलग तरह से सोचने वाले लोग हैं। उन सभी, वो मेरे नाना जी का घर क्यों नहीं बन सकता कि लड़ते थे, फिर एक ही साथ बैठ के खाना खाते थे, वाद विवाद होता था, वो अपनी बात कहते थे, अपनी बात कहते थे, और फिर बैठ के दाल रोटी सब लोग साथ में खाते थे। आज हमने ये बात कर ली यहाँ पे, पर मेरे मन में इस बात की चिंता है कि आप कलाकार व्यक्ति हैं। कल जब ये वीडियो आएगा, हो सकता है कि कई ऐसे सरकारी कार्यक्रम होंगे जहाँ पे आपको बॉयकॉट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी नहीं बुलाते। नहीं सर, सरकारी कार्यक्रमों से बॉयकॉट, लेकिन ये डर, ये पूरी इंडस्ट्री को तो है ही ना। हाँ, नहीं, सभी को डर है, सभी को डर है, ये सबको डर है। और ये इसीलिए तो, यही तो, अब ये भी है कि अब आपको ये भी नहीं कहना है कि हम डरे होंगे, मतलब इस बात का भी डर है कि आप ये नहीं कह सकते कि हम डरे होंगे। और अब ये बात अब सबको पता है क्या नहीं है, मतलब आज पहली बार नहीं हो रहा है ये, आज काफी साल हो गए इस बात को होते होते। तो हमें कम से कम, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अब ये पॉडकास्ट आएगा, लोग जो बोलेंगे, मैंने आपसे भी कहा कि मैंने कहा मैं बोलना चाहूंगा, और मैं इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग मर गए। हम अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे?
कोई बाहर का आतंकवादी आके सरेआम खुलेआम 28 लोगों को मार डालता है और हम फिर भी ना बोले, फिर भी जवाबदेही न मांगे किसी से, हम ना पूछे कि यार भाई ये कैसे हुआ, इसमें किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, किसका हाथ था। हमारे नेताओं से ना मांगे सवाल और कहे कि नहीं जो आप नैरेटिव देंगे हम ले लेते हैं। ऐसा तो होगा नहीं सर। इसकी वजह से जो होगा, मतलब गाली खाएंगे तो खा लेंगे सर, कोई बात नहीं। भगत सिंह ने तो गोली खाई यार, भगत सिंह तो फांसी लटक गया, हम 4 गाली से क्यों डरे। एक बात बताइए, आखिरी सवाल इस पे ले रहा हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत की मीडिया के प्रति आपका नज़रिया क्या है? 2 तरह की मीडिया दिखती है मुझे एक मीडिया वो दिखती है जो हम बाकी लोगों की तरह थोड़ी सी डरी हुई है, और एक मीडिया ये दिखती है तो अभी भी दबंगाई से काम कर रही है। एक पूरा का पूरा सेक्शन है जो अभी भी काम करता है। उन्हीं की बदौलत है कि चीज़ें फिर भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। वो अपनी जान पे खेल के काम करने वाले लोग हैं। तो मुझे इस देश के लोगों में बहुत आस्था है अभी भी। मुझे लगता है कि इस देश का आम आदमी जो है ना, वो नफरती नहीं है। कहीं से कुछ एक बात डाल दी जाती है, बार बार पंप की जाती है, उसका भी दिल भड़कता है, लेकिन उसको भी मालूम है यार कि उसके घर पे कोई रोटी मांगने आएगा, वो किसी को मारेगा नहीं। आम आदमी नहीं मारेगा, कुछ एक गुंडे किसी को कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया की भी वही स्थिति है कि जो सब लोगों की है कि अगर बोलेंगे तो फंसेंगे, तो ना बोलो, और फिर ना बोलो तो। अच्छा, एक आदमी के पास एक सोर्स होता है मीडिया, जो उसको सच और झूठ दोनों चीज़ परोसता है, बताता है। हमारी इन्फॉर्मेशन का भी सोर्स वही है। ठीक है, इंटरनेट आ गया, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया के सरीखे ही होके निकलती हैं, उसी के रास्ते आती हैं। आपके लिए कितना चुनाव हो जाता है सही और गलत में फ़र्क लगाना? उसके लिए बहुत जिम्मेदारी से बहुत जगह पे जाके उस सच्चाई को ढूंढना पड़ता है। पहले की तरह ये नहीं था कि यार 1 अखबार या 2 अखबार या 3 अखबार पढ़ के आपको एक मोरलेस बात पता चल जाती थी। 3 चैनल पे एक न्यूज़ को सुन लिया तो, और रेडियो पे आपने उस न्यूज़ को सुन लिया तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते थे। आज की तारीख में वो न्यूज़ हर तरह से अलग अलग आ रही है। व्हाट्सएप पे अलग तरीके से आ रही है, वहाँ से अलग तरीके से आ रही है, किसी न्यूज़ चैनल पर किसी अलग ही सुर में उसकी बात हो रही है, किसी यूट्यूब चैनल में अलग ही सुर में किसी और तरीके से बात हो रही है। तो आपको इसलिए किसी भी न्यूज़ को पाने के लिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि हम उसको जगह जगह जाके सत्यापित करें अपने लिए कि आप अपनी राय क्या बनाएं, आप अपने आप को क्या कहें, क्या ना कहें। तो ये पूरी बात जो है वो सत्यापित करने का अब की कोई आपकी अपनी जिम्मेदारी बन चुकी है, क्योंकि ऐसी कोई भी क्योंकि हर चीज पे सवाल आ जाता है ना। जब क्या होता है, वो रंगा सियार है ना, भेड़िया, तो भेड़िया आया रे की कहानी है ना, कि भेड़िया आने वाला है और वो नहीं आता है, और सारे लोग डरे। अब क्या है कि अगर मैंने कोई सत्यापित करने की एजेंसी है तो मैंने उसको भी बोल दिया कि ये झूठ बोलते हैं तो वो सत्यापित करने की एजेंसी भी झूठ हो गई। तो अब मतलब झूठ हो गया, मतलब उसमें भी सवाल उठ गया, क्योंकि सवाल ही उठ रहे हैं सिर्फ, और कहीं कोई एक जगह नहीं है जहां से आपको सही चीज पता चले। बहुत दिनों तक बहुत लोगों को सही चीज नहीं पता चलती। तो हम एक बहुत क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हमारी मीडिया में तो ऐसा भी होता है, कई सारे ऐसे चैनल हैं, क्या पता आपने नोटिस किया है कि नहीं, कि वही खबर लिखते हैं और 4 दिन बाद उसी खबर का फैक्ट चेक करके कहते हैं कि ये खबर गलत थी। देखो आप वैसी परिस्थिति में आप, हाँ, तो अब ये है कि जब यार मैं उसका हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे उसकी गलतियों के बारे में बोलने से कोई कभी गुरेज नहीं रहता है। मुझे वही लग रहा है कि आप हमें अपने पे काम करना पड़ेगा, इस देश के लोगों को। ठीक है, वो खराब कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो ये देखो यार भाई। ठीक है, वो खराब कर रहे हैं, वो गलत है, सारे लोग गलत है, लेकिन मैं क्या हूं, मैं अपनी तरफ से एक चीज सही कर रहा हूं या नहीं कर, क्योंकि नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो हम किसी ऐसी दिशा में चले जा रहे हैं जो सिर्फ टेंशन और गुस्सा और नफरत और इन सब चीजों से भरी हुई है। तो इसीलिए मैं बार मुझे लगता है कि हमारे गांधी को फिर से एक बार हमारे भीतर जीवित करना पड़ेगा। सबको सन्मति दे भगवान, जो उन्होंने साहिर लुधियानवी ने लिखा हुआ है, वो फिर से दोहराना पड़ेगा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।
वो सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान। सबको तो बलवानों को दो ज्ञान भाई, निर्बल को बल बहुत दे दिया। ठीक, वापस फिल्मों पे आते हैं। आ जाओ यार। थ्री ऑफ अस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैंने वो फिल्म देखी है और मैं बहुत समय बाद ये कह सकता हूँ कि मैं शायद नहीं भूल पाऊँगा। एक जैम है और ऐसी फिल्में बहुत ही कम बन रही हैं, और तब तो और बनने की ज़रूरत है जब ये पूरा का पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री फलाना फाइल्स तो ढिमकाना फाइल्स तो ये तो वो रिपोर्ट लेके आ रहा है। इस समय में यदि आप कुछ लेके आते हैं जो मन को सुकून दे के चला जाए तो वो काफ़ी अच्छा है। आप इस पूरी कहानी इस फिल्म के साथ कैसे जुड़े और आपके भीतर इस फिल्म ने क्या छाप छोड़ी? बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है थ्री ऑफ अस मेरी ज़िंदगी का, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि एक तरह से मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा पहले से आता हूँ, थोड़ा सा पहले से कि मैं जब बम्बई आया था तो मैं जब NSD में था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वैसे तो ज़्यादातर लोग अभिनय करते हैं वहाँ पे, मैंने तब बाय चॉइस अभिनय नहीं लिया था। मैंने कहा था अभिनय मैं नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्शन सीखूंगा, मैं बड़े बृहद पैमाने पे कहानियाँ सुनाने का मेरा मन है। अभिनय थोड़ा केंद्रित होता है और बाकी जो कहानी सुनाने का काम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो मैं सोच रहा था कि इतना आत्मकेंद्रित काम ना करते हुए मैं थोड़ा सा बड़ा काम करूंगा, बड़ा काम सीखूंगा, और उस तरह से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। थिएटर लिखा, डायरेक्ट किया, फिर वहाँ से यहाँ आके सुधीर मिश्रा जी को डायरेक्शन में असिस्ट करने लगा। मुझे मन था कि मैं अपनी फिल्म बना लूँ, पर लेकिन कुछ करियर ने थोड़ा सा टर्न लिया, मैं लिरिसिस्ट बन गया, मैंने गाने लिखे। उसके बाद में ये काम जब चल रहा था तो कुछ दोस्तों ने मुझे यहाँ वहाँ कास्ट करना शुरू किया। कुछ फिल्में मैंने की, मुझे कुछ फिल्में करने का मौका मिला, तो उसमें फिर लेकिन जब मैंने देखा, मैंने एक फिल्म की थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसमें मैं आलिया भट्ट के फादर का रोल किया था मैंने। और उस फिल्म के बाद में मुझे लगभग हर अभिनेता, हर स्टार के बाप का रोल ऑफर हुआ था, लगभग हर स्टार। जो आपसे डबल उम्र के हैं या बराबर? उनके भी। अरे गजब। कौन मतलब कौन मेरे से से लोग? डबल उम्र के नहीं, लेकिन मेरे हम उम्र का तो हो ही गया था। लगभग कौन कौन? इरफान साहब के। इरफान खान साहब के। तो मैंने कहा यार यहाँ इमेजिनेशन का बहुत अकाल है भाई, है ना। तो किसी एक फिल्म में हुआ था, मुझे अब याद नहीं है, पर वो तो मुझे लगा यार ये नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब इतना, अगर यही एक्टिंग के रोल इरफान का ही हुआ था, हाँ इरफान का ही हुआ था, तो अगर एक्टिंग के रोल करने हैं तो फिर मैं इस तरह से नहीं कर सकता। मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि अब आप एक टाइप में हो गए, एक फिल्म में चले गए जिसमें स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि आलिया भट्ट और उसके फादर के नीचे लिखा हुआ आलियास फादर, नाम भी नहीं है उस कैरेक्टर का। तो मैंने कहा ऐसे चरित्रहीन चरित्र नहीं करना चाहूंगा मैं। पर ऐसा क्यों? आप भी तो एक्टर हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल। एक ही चीज में आप बन जाते हो ना, फिर एक नहीं, ये मेंशन क्यों नहीं होता है? ये लिख क्या ये राइटिंग का तरीका है या उसको गिनती में ही नहीं लेना है? कभी कभी गिनती में आता ही नहीं है, इतना छोटा रोल होता है वो। उसका रोल क्या है, वो हीरोइन का बाप है। वो शर्मा है, वर्मा है, वो ठीक है, जो भी होगा एक नाम दे देंगे, लेकिन उसका रोल हीरोइन का बाप है। तो हीरोइन जो कर रही है उसमें उस बाप का, तो हीरोइन की कहानी में उसका बाप है। तो खैर ये मुझे कोई उसमें बहुत कोई गिला नहीं है। हाँ। पर मैं कह रहा था, मैंने अपने लिए चूज किया कि मैं ये रोल नहीं करना चाहूंगा, मैं ये रोल नहीं करूंगा। तो फिर मैंने हाँ कहना बंद कर दिया। मैंने बहुत सारी फिल्मों को ना कहा, कई सारी फिल्मों। उसके बाद में मुझे एक मराठी फिल्म मिली, उसका नाम था चुंबक, और वो उसमें मुझे बहुत ही सुंदर रोल करने का मौका मिला। और वो फिल्म करने के बाद में मुझे अपना करियर का तीसरा नेशनल अवार्ड जो है वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का चुंबक की वजह से मिला। उस फिल्म को अक्षय कुमार जी ने रिलीज किया था, प्रेजेंट किया था। तो उसके बाद में फिर मैंने देखा कि अगर अब चुंबक जैसा रोल आएगा तो करूंगा, और वरना मेरा काम तो मेरे संगीत से और मेरे लिरिक राइटिंग से और राइटिंग से चलता है। तो मुझे ऐसी कोई उसमें ऐसी कोई मेरा अभिनय पे उस तरह से, मैं किस्मत वाला भी हूँ कि अभिनय पे उस तरह से डिपेंडेंट नहीं था मैं मेरा। तो ऐसे में कुछ समय बीतता गया, मैंने काम नहीं किया, अभिनय नहीं किया। और एक दिन लॉकडाउन के बाद मुझे अविनाश अरुण का फोन आया था कि
सर आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं। तो सर मैं एक स्क्रिप्ट भेजता हूँ, आप ज़रा पढ़ लीजिए। तो मुझे लगा अविनाश को मैं जानता था, उन्होंने किल्ला बनाई थी, तो उस किल्ला में मुझे उन लोगों ने एक बार एक गाना लिखने के लिए बुलाया था, जो बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी उस गाने की, और वो गाना नहीं आया फिल्म में, ना मैंने लिखा। लेकिन वो उस समय पे एक इंटरेक्शन हुई थी, और उसको मैं FTI के ज़माने से, मतलब अविनाश को मैं जानता था, तो वो म्यूज़िक में रस रखता है, बड़ा मज़ेदार आदमी है। तो उसने मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या गाना? कहा नहीं सर आप पढ़ तो लो, एक रोल है। ठीक है। अब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, मतलब मैंने पढ़ता ही गया। मैंने कहा यार ये तो कमाल है, कितना सुंदर है। फिर मैं देख रहा हूँ मुझे कौन सा रोल ऑफर कर रहा है। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा स्क्रिप्ट पढ़ी? बोले कैसी लगी? मैंने कहा बड़ी, बहुत ही शानदार है, लेकिन मेरे लिए मुझे तुमने कहा रोल है। कहते हैं हाँ। तो बोले पति का? मैंने कहा दीपंकर का? तो बोले हाँ। मैंने कहा तुम श्योर हो? बोले हाँ सर मैं श्योर हूँ, बस इसकी शर्त एक है कि फला डेट से इसकी शूटिंग शुरू करनी है, आप हो कि नहीं हो बताओ। मैं कुछ कर रहा था 1-2 दिन वहां पे आजू बाजू। मैंने कहा यार अगर मैं पक्का कर रहा हूं तो मैं करता हूं फिर कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 2-3, आप कर रहे हो ना? मैंने कहा हाँ। तो मैं आपको 3 दिन में बताता हूँ, 3-4 दिन में। फिर उन्होंने अपने प्रोड्यूसर्स वगैरह से बात की, उनका मुझे वापस फ़ोन आया कि हाँ आप कर रहे हो। और फिर मैं तो मतलब मैंने कहा भाई तुझे करवाना पड़ेगा जो भी है। बोले हाँ सर आप करो, आप कम कर रहे हैं। और हम कोंकण गए शूटिंग करने के लिए फिल्म की। मुझे वो रोल इसलिए बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ेदार लगा, क्योंकि मुझे जयदीप जो रोल करते हैं वो तो मैं, मतलब कविता करना, ये करना, वो तो मैं, आप थे ना उस मैं चीज़ के लिए। कर ही लेता हूँ। मतलब वो मुझे आता है, वो रोल भी मुझे कोई दे देगा तो मैं कर ही लूँगा। मुझे पता है कैसे कविता बाँचनी है, कैसे ये करनी है। लेकिन ये रोल है जिसको कोई उस तरह से ये कला संस्कृति से उस तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। इसको पता भी नहीं कि कोई कविता कैसे करता है, इसको पता भी नहीं कि कविता कहाँ खत्म हुई, इसको पता भी नहीं है। तो मेरे ऐसे कई दोस्त हैं और मुझे बहुत कंपैशन होता है उन लोगों के लिए, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो लोग। लोगों का बड़ा मन होता है कि वो गाना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से उनके सुरों का उस तरह से अवेयरनेस नहीं होता। तो वो सुर कुछ लोग गा देते हैं क्योंकि किस्मत वाले होते हैं कि उनको वो अवेयरनेस है कि उनके सुर निकल आते हैं। मैं उसमें कोई बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि नहीं मानता। मुझे लगता है कि वो आपको सुर आ गया तो आप गा ही दोगे, और फिर सुर की प्रैक्टिस करके आप उसको और प्रॉपर कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो करना चाहते नहीं कर पाते। तो मुझे, मेरे कुछ दोस्त वैसे हैं, तो मुझे लगा कि यार ये चरित्र है यार, ये मुझे मतलब बढ़िया चरित्र मिला। और उस चरित्र को करते करते मुझे मतलब मेरा बहुत कुछ अंदर से ट्रांसफॉर्म हुआ, बहुत चीज़ें बदली मेरे लिए। और दूसरा वैलिडेशन मुझे मिला कि यार मैं अगर एक्टिंग करनी है तो मैं इस तरह के रोल में मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। और जब जनता ने देखा और उन्होंने प्यार दिया तो मुझे लगा कि हाँ जो मैंने किया वो लोगों तक पहुँचा, जिस तरह से पहुँचना चाहिए था उससे कुछ ज़्यादा ही पहुँचा। तो लेकिन बहुत मासूम कैरेक्टर, बहुत मासूम, बहुत सुंदर कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर ही कमाल का था। मतलब एक तो कहानी बहुत सुंदर लिखी गई, और वही एक कैरेक्टर है जिसका बाकी दोनों कैरेक्टर तो थोड़ा एक दूसरे इसको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, और फिर उसको बना के भी रखना है। वो अपने बीमार पत्नी के प्रति भी जिम्मेदार है, फिर वो अपने पति होने के प्रति भी जिम्मेदार है। मासूम है लेकिन कई बार वो मायूस भी होता है, पर फिर दोबारा से उठ खड़ा होता है उसको क्योंकि उसके पास चारा ही नहीं है। वो उस तरह का कैरेक्टर है, बहुत बड़ा सुंदर है, बड़ा भारतीय मध्यम वर्ग से आया हुआ कैरेक्टर है। मतलब मैं सिंपल और उस आदमी के मन में इस बात की भी चिंता है कि ये अपने उन दोस्तों को, जानने वालों को याद रखना चाहती है, इसलिए वो उनसे मिलना चाह रही है। करेक्ट। पर मैं भी तो हूँ, और किस लेंथ तक इसने मुझे कभी बताया ही नहीं कि इसका इतना क्लोज कोई फ्रेंड था। हाँ, इतना कि मतलब उसका हाथ ही पकड़ लेगी, और तो इतना क्लोज था। ये तो मुझे कभी इसने बताया, उसमें भी उसको दिक्कत हो रही कि तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं, इस लायक भी नहीं समझा तुमने मुझे कभी कि मैं ये जानूं कि तुम्हारे पास में इतना कुछ था। और फिर आपको ये भी लग रहा है कि यार चलो अब खत्म हो जाएगा सब, यार मेमोरी तो है, इसकी मेमोरी जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ दिनों बाद ये भी नहीं याद रखेगी, कुछ भी नहीं याद रखेगी, तो जी लेने दो, इसको कर लेने दो। तो वो सब तरह से सोचने वाला कैरेक्टर बनता है वो। भैया लेखक, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब हैं, इतने प्यारे प्यारे अपने गाने लिखे जो कलेजे के भीतर जाके टीस पैदा कर देता है।
आपके लिए प्रेम क्या है और उसकी परिभाषा आप कैसे गढ़ते हैं? बहुत ही कठिन सवाल है यार ये। प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम क्षमा है। प्रेम प्रेम किसी को स्वीकार करना है, और स्वीकार करने का मतलब है उसको वो जैसा है वैसा, और खुद को भी आप जैसे हो वैसा स्वीकार करना है। मांग प्रेम में नहीं आती। बहुत ज्यादा ऐसी बातें बोल रहा हूं जो शायद कर नहीं पाते हो आप, लेकिन प्रेम तो हवा का झोंका है। असल परिभाषा तो ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा, असल परिभाषा ऐसी होगी। हम वहां पहुंच पाए, हम नहीं पहुंच पाए, वो हमारी अपनी अपनी जर्नी है। हम वहां तक हमारी बात, हम वहां तक हम इवॉल्व हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेम तो वही है। प्रेम तो वही है, फूल है, खुशबू है और हवा है और सौंदर्य है और होना है। होना ही प्रेम है, होना। शोरगुल को आपके सबसे कम आके गए गीतों में से एक माना जाता है। इस गीत से जुड़ी कुछ विशेष बातें जो शोरगुल किसी फिल्म का गीत नहीं है। शोरगुल मैंने ऐसे ही लिखा है। आज सबके होठों पे वो गाना है, गुनगुनाते हैं सब लोग गुनगुना रहे वो गाना। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने कहा मैंने ऐसे कुछ गाने लिखे थे जो ऐसे ही कविता के गाने बन गए थे। तो मैंने किसी फिल्म में नहीं लिखे थे वो। तो आज का ज़माना ऐसा है कि स्ट्रीमिंग ऐप्स का ज़माना है, आप स्ट्रीम करते हो। तो मैंने अपने से रिलीज़ कर दिए कुछ गाने। शोरगुल को बहुत प्यार मिला। शोरगुल एक ऐसा गाना है जो एक स्त्री की तरह सोचा गया गाना है। उसमें एक मेल गेज नहीं है। एक स्त्री किस तरह से प्रेम को देखती है और टुगेदरनेस को देखती है, उसके बारे में वो गाना है। तेरी उंगलियों में गूंथ लूंगी उंगलियां मेरी, तुझे गेसुओं से ढक करके कर लूंगी रात गहरी। तो वो खूबसूरत बात है। तो उसकी वजह से मुझे ये गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल लगता है। और आज मुझे सब तरफ से शोरगुल के बारे में बात होती है, मेरी जान के बारे में बात होती है। मेरा गाना नया अभी रिलीज हुआ है, चांद आवारा, उसके बारे में बात हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ये मेरी फिल्म से इतर भी एक आइडेंटिटी संगीत की दुनिया में बनने की कोशिश करने लगी है। अभी हालांकि उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली मुझे, पर शोरगुल और मेरी जान तो ये तो सब लोगों के मुंह तक पहुंच गए हैं। एक कविता सुनाइएगा अपनी लिखी हुई। कविता का शीर्षक जो है वो समय है। अरे यार मेरे पास, मुझे याद नहीं है। अरे अविनाश दास। समय आने का होता है, जाने का होता है, समय होता है। होने का होता है, खोने का होता है, समय होता है। रोने का होता है, हंसने का होता है, समय होता है। जीने का होता है, मरने का होता है, समय होता है। इतनी सी कविता है। क्या चरितार्थ कर रहे हैं और क्या मन में चल रहा होता है जब आप इतना गहरा जाके उतरते हैं किसी चीज में? तो पता नहीं यार मुझे सच में नहीं पता। मैं सिर्फ होता हूँ। और मुझे ये लगता है कि मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आया कि हम कभी लोग कौन होते हैं ना, हमको अपनी बात को आकार देना आता है। हम शिल्पी होते हैं शब्दों के, उसको आकार देना आता है। तो वो आकार हम दे पाते हैं, उसको एक लय दे पाते हैं शब्दों को, हमारे विचारों को एक शब्दों की लय दे पाते हैं, एक शब्दों का अनुगुंजन दे पाते हैं। तो उसकी वजह से शब्द लोगों तक पहुंचते हैं, अपने अर्थ लिए और नए अर्थ लिए। और तो वो एक देन है, एक मिली हुई जो भी वायरिंग हुई है ऊपर, उसमें वो मिल गई है वो चीज़। तो खुशनसीब है बस। और क्या। मेरे पसंदीदा अगर मैं कुछ लोगों का नाम लूँ तो जिसमें आप हैं, वरुण हैं, राजशेखर हैं। राजशेखर है, बहुत अच्छे, क्या कमाल लिखते हैं, बढ़िया लिखता है राजशेखर। एक गाना आपने लिखा था 3 Idiot में 2009 में, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस फॉर ग्रो वंस अगेन। अंग्रेजी में अगर किसी गाने के बोल मैं गा पाया हूँ तो सिर्फ यही एक गाना है। मैं लिख पाया हूँ तो सिर्फ यही है। लेकिन ये बोल हमने साथ में लिखे थे। इंग्लिश के बोल तो शांतनु मैत्रा मैंने लिखे थे, और फिर उसके आगे का गाना हिंदी में मैंने लिखा था।
तो हम किसी एक गाने के साथ अपने साक्षात्कार का अंत कर सकते हैं, तो क्या शोरगुल गा दूं जो आपके पसंद में या हो। शोरगुल पसंद आएगा लोगों को, या कोई कुछ भी आप गाएंगे मुझे लगता है कि सही है। शोरगुल तो मेरा पसंदीदा है। शोरगुल गाते हैं फिर। शोरगुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा मेरी जान, मैं हूंगी तू होगा, और होगा खामोश आसमां। शोरगुल नहीं होगा। मन ही मन में बुदबुदाती एक नदी सी बहा करेगी, अनजानी धुन गुनगुनाती आती जाती हवा रहेगी। तेरी धड़कन क्या कहती है सुनूंगी तेरे सीने पे रख के कान, मैं हूंगी तू होगा, और होगा खामोश आसमां। शोरगुल तेरी उंगलियों में गूंथ लूंगी उंगलियां मेरी, तुझे गेसुओं से ढक करके मैं कर लूंगी रात गहरी। तेरी उंगलियों में गूंथ लूंगी उंगलियां मेरी, तुझे गेसुओं से ढक करके मैं कर लूंगी रात गहरी। फिर सर को झुका के हौले से मैं चूम लूंगी चांद, मैं हूंगी तू होगा, और होगा खामोश आसमां। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमें समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आपको ये बातचीत कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा एक फिर ये होता है ना कि अलग अलग स्वरूप मुझे मैं खुद देख पाया। दरअसल जब आप पॉडकास्ट करते हैं और किसी अच्छी ज़हीन तरह से पॉडकास्ट करते हैं, इतना लंबा इंटरव्यू करते हैं, तो आपको खुद के बारे में कई चीज़ें वो पता चलती है जो आप शायद नहीं जानते होते। तो वो मुझे हुआ आज, मुझे कुछ अपने बारे में कुछ पता चला। आज मैं परसों जो कश्मीर में हुआ उसकी वजह से आहत भी हूँ बहुत ज़्यादा। सभी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो उसके बारे में भी मुझे बयान करने का मौका मिला। मुझे लगा करना ज़रूरी था, तो मैंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप मुझे फिल्मों पर देख रहे थे। ये कार्यक्रम है हमारा सिनेमा कैफ़े। कैसा लगा आपको, पसंद कितना आया, लिख भेजिएगा ताकि हम बेहतर कर पाएँ आगे, और जो सुझाव होंगे उस पर हम सुधार भी कर पाएँ। सीखना तो जारी ही रहेगा। तो शुक्रिया।